ये कहानी है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत की कि जिसमें 1977 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी को शिकस्त हुई, मगर सिर्फ 4 महीने के अंदर ही वो हार के सदमे से बाहर निकल आईं। इंदिरा गांधी को सियासी मैदान में वापसी का पहला मौका उस वक्त मिला जब मई 1977 में बिहार के बेलछी गांव में ऊंची जात के जिम्मेदारों ने 10 से ज्यादा दिल्लत जात से ताल्लुक रखने वाले अफराद को कत्ल कर दिया। इब्तदा में तो इस वाक़ये ने बहुत कम लोगों की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की, तहम जुलाई में इंदिरा गांधी वहां के दिल्लत बरादरी से इजहार हमदर्दी के लिए जा पहुंची। उस वक्त पूरे बिहार में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। बेलची का पूरा रास्ता कीचड़ और सैलाबी पानी से ढका हुआ था। इंदिरा गांधी को इन हालात में अपनी गाड़ी रास्ते में ही छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपना सफर नहीं रोका। वो सैलाब से तबाहशुदा बेलची गांव पहुंचने के लिए हाथी पर सवार हुई। अखबारात में हाथी पर सवार इंदिरा गांधी की तस्वीर ने यह पैगाम दिया कि वो अभी भी लड़ रही हैं। बेलछी के दिल्लतों ने इंदिरा गांधी की आमद पर उन्हें हाथों हाथ लिया। इंदिरा गांधी ने वहीं बैठकर उनकी परेशानियां सुनी और उन्हें यकीन दिलाते हुए बोली, मैं हूं ना। केदार पांडे, सरोज खापरदे और जगन्नाथ मिश्रा भी इंदिरा गांधी के हमरा गए थे। कांग्रेस लीडर केदार पांडे ने कहा कि कोई भी कार इस मौसम में बेलछी तक नहीं पहुंच सकती। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम पैदल ही जाएंगे, चाहे हमें सारी रात चलना पड़े। हस्बे तवक्को इंदिरा गांधी की जीप कीचड़ में फंस गई, जिसे निकालने के लिए ट्रैक्टर लाया गया, लेकिन वो भी कीचड़ में फंस गया। इंदिरा गांधी ने अपनी साड़ी को अपनी पंडलियों तक उठाया और पानी भरी गलियों में चलने लगी। तभी उस इलाके के किसी शख्स ने उनके लिए वहां हाथी भेज दिया। इंदिरा उस हाथी पर चढ़ गईं। डरते डरते परथीबा सिंह भी उनके पीछे चढ़ गए और उन्होंने इंदिरा की कमर को मजबूती से थाम लिया। इंदिरा गांधी ने वहां से बेलची तक का 3.5 घंटे का सफर हाथी की पीठ पर तय किया। वहां से उनकी वापसी आधी रात को हुई। उस दौरान इंदिरा ने सड़क के किनारे बने एक स्कूल में तकरीर भी की। अगले दिन इंदिरा गांधी जेपी से मिलने उनकी रिहाइशगाह कदम कवान पटना गईं। उस वक्त इंदिरा ने किनारेदार सफेद साड़ी पहन रखी थी। नर्मिला दिशा पांडे उनके साथ थीं। वो उन्हें अपने छोटे से कमरे में ले गए, जहां एक बिस्तर और 2 कुर्सियां मौजूद थीं। उस मुलाकात में इंदिरा ने ना तो जेपी के साथ सियासत पर बात की और ना ही उन मसाइल का जिक्र किया जिनका उन्हें उन दिनों सामना था। इंदिरा ने जेपी से मिलने से पहले संजय गांधी की बीवी मनेका से मुलाकात की थी। उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया था कि उनके फोन टैप किए जा रहे हैं और उनकी डाक भी खोलकर पढ़ी जा रही है, ये सुनकर जेपी बहुत नाराज हुए। मानिका के जाने के बाद जेपी के एक साथी खुद को ये कहने से नहीं रोक सके कि इंदिरा गांधी ने भी अपने मुखालफिन के साथ यही सब कुछ किया था। इस पर जेपी का जवाब था, लेकिन अब मुल्क में जमहूरियत बहाल हो गई है। इंदिरा के साथ जेपी की मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। जेपी इंदिरा गांधी को रुखसत करने के लिए सीढ़ियों तक आए थे। बाहर खड़े सहाफियों ने जब इंदिरा गांधी से पूछा कि मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, तो इंदिरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये एक निजी मुलाकात थी। जब नामा निगारों ने जेपी से मुलाकात जानने के लिए उनसे राब्ता किया तो वो बोले, मैंने इंदिरा से कहा कि जितना आपका माजी रोशन है उतना ही आपका मुस्तकबिल भी रोशन होगा। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, जनता पार्टी के कई लीडर बेचैन हो गए। नाराज कुलदीप नैयर ने जेपी के मुआविन कमार प्रशांत से पूछा कि जेपी ने इंदिरा के बारे में ये कैसे कहा। उनका माजी एक सियाह बाप था, बिल्कुल भी रोशन नहीं था। जब कुमार प्रशांत ने जेपी को ये पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने पूछा कि घर आए मेहमान को दुआ दी जाती है या उसे बद्दुआ देते हैं। जेपी के इस तबसरे को उस तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए कि तब तक जेपी जनता पार्टी के लीडरों से मायूस हो चुके थे और इंदिरा गांधी से ज्यादा उनसे नाराज थे। इंदिरा गांधी को मरकजी सियासत में वापसी के लिए तीसरा मौका उस वक्त मिला जब राज नारायण, जिन्होंने इन्हें इलेक्शन में शिकस्त दी थी, महसूस करने लगे कि जनता पार्टी की हुकूमत में उन्हें वो मकाम नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्होंने मोरारजी देसाई को बरतरफ करने पर कभी मुआफ नहीं किया। राज नारायण ने इंदिरा गांधी से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। इंदिरा ने खुद उनसे मुलाकात नहीं की, लेकिन अपने बेटे संजय गांधी को मिलने के लिए भेज दिया। इन मुलाकातों में मोरारजी देसाई की हुकूमत गिराने और चौधरी चरण सिंह को वजीर आजम बनाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानते थे कि चरण सिंह को वजीर आजम बनाने के लिए जनता पार्टी को तोड़ना पड़ेगा। एक दिन राज नारायण को खुश करने के लिए संजय गांधी ने उनसे कहा, आप भी तो वजीर आजम बन सकते हैं। राज नारायण ने असबाब में सर हिलाया, लेकिन वो संजय गांधी के झांसे में नहीं आए और कहा, हो सकता है, लेकिन फिलहाल चौधरी साहब को वजीर आजम बनने दें। सन
1978 के अवाखिर में किस्मत ने दोबारा इंदिरा गांधी का साथ दिया। 21 अगस्त 1978 को गाजियाबाद के मोहन नगर में मोहन मैकेन्स की फैक्ट्री के बाहर एक कार हादसा पेश आया। ये एक मर्सिडीज कार थी जो एक शख्स के ऊपर चढ़ गई, जिसकी जाए हादसा पर ही मौत वाक़ई हो गई। कार के अंदर बैठे शख्स ने उस डर से कि लोग उसे मारना शुरू ना कर दें, अपनी कार मोहन मैकेन्स के गेट के अंदर धकेल दी। गेट पर मौजूद चौकीदार ने अंदर जाकर हादसे की इत्तला दी। कपल मोहन के भतीजे अनिल बाली बाहर आए तो उन्होंने गाड़ी में बैठे शख्स को पहचान लिया। वो वजीर दफा जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम थे। सुरेश राम ने बाली को बताया कि उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा है। कार की पिछली सीट पर राज नारायण के 2 शागिर्द और जनता पार्टी के कारकुनान बैठे थे। अनिल बाली ने सुरेश राम को अपनी कंपनी की गाड़ी में उनके घर वापस भेजा। अगले दिन सुरेश राम ने कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई और उसमें उन्होंने अनिल बाली को सुनाई गई दास्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाई। उनका कहना था कि 20 अगस्त को उन्हें तकरीबन 1 दर्जन अफराद ने अगवा किया था, जो उन्हें जबरदस्ती मोदी नगर ले गए और उनसे जबरदस्ती कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने चाहे। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे वो बेहोश हो गए। होश में आने पर उन्हें बताया गया कि कार में बैठी खातून के साथ उनकी काबिल एतराज हालत में तस्वीर खींची गई हैं। दरअसल ओमपाल सिंह और केसी त्यागी कई दिनों से सुरेश राम का पीछा कर रहे थे। वो जानते थे कि दिल्ली कॉलेज की तालिबा सुरेश राम की गर्लफ्रेंड है, जिसकी वो बरहना तस्वीरें बनाते रहते थे। उन दोनों ने सुरेश राम और उसकी गर्लफ्रेंड की काबिल एतराज तस्वीरें दस्तरस में रखने की पूरी कोशिश की। उन्हें ये तस्वीर सुरेश राम की कार में मिली जिसे वो ड्राइव कर रहे थे। तस्वीरें मिलते ही वो दोनों उन्हें अपने लीडर राज नारायण के पास ले गए। उसी रात जगजीवन राम राज नारायण से मिलने कपल मोहन के घर आए। उनके जाने के बाद राज नारायण ने कपल मोहन से कहा, अब वो हमारे काबू में है। अगले दिन राज नारायण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे वाकये की तफसीलात बताई। राज नारायण से पूछा गया कि ओमपाल सिंह को वो तस्वीरें कैसे मिली, तो राज नारायण ने बताया कि ओमपाल सिंह ने सुरेश राम से सिगरेट मांगा। जब उसने सिगरेट देने के लिए अपनी कार का डैशबोर्ड खोला तो वो तस्वीरें सिगरेट के पैकेट के साथ नीचे गिर गई। ओमपाल सिंह ने वो तस्वीरें कब्जे में ले ली और उन्हें सुरेश राम के तकाजे के बावजूद वापस नहीं किया। हालांकि सुरेश राम ने उन्हें वापस लेने के लिए रकम की पेशकश भी की थी। राज नारायण के पास सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की तकरीबन 50 के करीब तस्वीर थी। उन्होंने तकरीबन 15 तस्वीर कपल मोहन को दी और बाकी अपने पास रख ली। जैसे ही राज नारायण अपने घर गए तो कपल मोहन ने अपने भतीजे अनिल बाली से कहा कि वो ये तस्वीरें संजय गांधी के पास ले जाएं। बाली सुबह के 12 बजे वहां पहुंचे, जहां संजय गांधी सोने के लिए जा चुके थे। ताहम उन्हें नींद से जगाया गया। संजय गांधी ने कहा, ये कोई आने का वक्त है। अनिल बाली ने सुरेश राम की तस्वीरें उनके हवाले की। संजय गांधी एक लफ्ज कहे बगैर घर के अंदर चले गए और इंदिरा गांधी को जगाया। अगले दिन यानी 22 अगस्त को सुबह 9 बजे जनता पार्टी के MP कृष्णा कांत के टेलीग्राफ लाइन वाले घर पर फोन की घंटी बजी। जगजीवन राम दूसरे सिरे पर थे। फोन बंद करते ही इसने घर वालों को बताया कि एक और बेटे ने अपने बाप को डबो दिया है। लगभग 10 मिनट बाद वजीर दफा की सरकारी गाड़ी कृष्ण कांत के घर पर रुकी। अपनी गाड़ी में बैठकर वो कृष्णा मेनन मार्ग पर वाक़े जगजीवन राम के घर गए। जगजीवन राम ने सबको कमरे से निकलने को कहा। जब वो कमरे में अकेले रह गए तो जगजीवन राम अपनी नशिस्त से उठे और कृष्ण कांत के पांव पर टोपी रखकर कहा, अब मेरी इज्जत आपके हाथ में है। कृष्ण कांत ने मीडिया में अपने राबतों के जरिए जगजीवन राम की मदद करने की कोशिश की। इंडियन एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल पर सईद नकवी का एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें सुरेश राम के साथ हमदर्दी जाहिर की गई थी। इंडिया के हर अखबार ने इस खबर पर चुप साध ली, लेकिन संजय गांधी की अहलिया मोनिका गांधी ने 86 साला सुरेश राम और उनकी गर्लफ्रेंड की वो तस्वीर अपने मैगजीन सोरिया में शाया की। इस रिपोर्ट का उन्वान था, सच्ची कहानी। सोरिया का वो शुमारा ब्लैक में हाथों हाथ बिका और जगजीवन राम की वजीर आजम बनने की ख्वाहिश हमेशा के लिए दफन हो गई। मशहूर मुसन्निफ खुशौन सिंह ने भी अपनी सवाने उम्री ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेल्स में इस वाक़े का जिक्र किया है। वो कहते हैं कि एक दोपहर मेरी मेज पर एक पैकेट आया जिसमें जगजीवन राम का बेटा सुरेश राम और कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की काबिल एतराज तस्वीरें थी। उसी शाम एक शख्स मेरे पास आया जिसने जगजीवन राम का पैगंबर होने का दावा किया और कहा कि अगर वो तस्वीरें नेशनल हेराल्ड और सोरिया में शाया नहीं होती तो बाबूजी मुरारजी देसाई का साथ छोड़कर इंदिरा गांधी के पास आ सकते हैं। मैं इन तस्वीरों को लेकर इंदिरा गांधी के पास गया था। जब मैंने जगजीवन राम की पेशकश का जिक्र किया तो इंदिरा गांधी ने कहा, मुझे इस शख्स पर जरा भी यकीन नहीं है। जगजीवन राम ने मुझे और मेरे खानदान को किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इसे बताओ कि पहले
इसे अपना अंदाज बदलना होगा, तब ही मैं मोनिका से कहूंगी कि वो तस्वीरें शाया ना करें। सूर्या और नेशनल हेराल्ड दोनों ने वो तमाम तस्वीर शाया की जिनमें बाज जगहों पर काबिले एतराज होने के बायस सियाह पट्टियां लगाई गई थी। इंदिरा गांधी और चरण सिंह दोनों ही जानते थे कि मोरारजी देसाई के इस्तीफा के बाद जगजीवन राम वजीर आजम के ओहदे के सबसे बड़े दावेदार हो सकते थे, लेकिन जैसे ही ये स्कैंडल मंजर आम पर आया वो दीवार से लग गए और फिर कभी संभल नहीं पाए। ईवान की तौहीन के इल्जाम में इंदिरा गांधी से लोकसभा की रुकनियत छीन ली गई और ईवान के इजलास तक उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तिहाड़ जेल से ही उन्होंने चरण सिंह के लिए 23 दिसंबर को उनकी सालगिरह पर फूलों का गुलदस्ता भेजा। इन्हें 27 दिसंबर को जेल से रिहाई मिली। रिहाई के वक्त तिहाड़ जेल के अफसरान और अमले ने उन्हें एहतराम से सलाम किया। उसी दिन अमेरिका में चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के यहाँ बेटा पैदा हुआ था। चरण सिंह ने सीतापाल मलिक के जरिए इंदिरा गांधी को पैगाम भेजा, अगर मिसिस गांधी हमारे साथ चाय पी लें तो मोरारजी ठीक हो जाएंगे। इंदिरा गांधी जब चरण सिंह के घर पहुंची तो उन्होंने गेट पर उनका इस्तकबाल किया। इस मुलाकात के जरिए चरण सिंह मोरारजी देसाई को पैगाम देना चाहते थे कि अगर जरूरत पड़ी तो वो इंदिरा गांधी से दोस्ती कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ये भी दिखाना चाहती थी कि वो भी जनता पार्टी के नाराज लीडरान से मिलकर उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। इंदिरा ने हमायत वापस ले ली। इस सब की इंतहा मोरारजी देसाई का वजीर आजम के ओहदे से इस्तीफा और चरण सिंह का वजीर आजम बनना था। हलफ लेने के बाद चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को उनकी रिहाइश गाह आकर शुक्रिया अदा करने के लिए फोन किया। चरण सिंह बेजू पंटाइंग से मिलने राम मनोहर लोभिया अस्पताल जा रहे थे। वहां से वापस आते हुए उन्हें इंदिरा गांधी की रिहाइश गाह पर ठहरना था, लेकिन इसी दौरान उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें मशवरा दिया कि आप उनके घर क्यों जा रहे हैं, आप वजीर आजम हैं, उन्हें आपसे मिलने आना चाहिए। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के घर ना जाने का फैसला किया। जिस तरह से ये सब हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। इंदिरा गांधी हाथ में गुलदस्ता लिए अपने घर के पोर्टियो में चरण सिंह का इंतजार कर रही थी। उस वक्त इंदिरा गांधी की रिहाइश गाह पर सत्यापाल मलिक भी मौजूद थे। तकरीबन 25 कांग्रेसी लीडर वहां चरण सिंह का इंतजार कर रहे थे। इंदिरा गांधी की नजरों के सामने उनके घर में दाखिल होने के बजाय चरण सिंह की कारों का काफिला गुजरा। इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उस मौका पर मौजूद लोगों ने देखा कि वो गुलदस्ता जमीन पर फेंककर घर के अंदर चली गई। सत्यापाल मलिक ने कहा कि मैंने इसी वक्त महसूस किया कि चरण सिंह की हुकूमत अब चंद दिनों की मेहमान है। बाद में चरण सिंह ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा गांधी ने उन्हें पैगाम भेजा कि अब नहीं। चरण सिंह के वजीर आजम बनने के 22 दिन बाद इंदिरा गांधी ने उनकी हुकूमत से अपनी हमायत वापस ले ली और फिर उसकी हुकूमत ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाई।